और एक बड़ी खबर आ रही है नैनीताल से, जहां पर कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माण का मामला है और इसी मामले को लेकर आईएफएस किशन चंद हाई कोर्ट से, जिन्हें राहत नहीं मिली है। अग्रिम जमानत याचिका पर विजिलेंस और सरकार को नोटिस जारी किया गया है। 3 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। किशन चंद्र ने कोर्ट में कहा कि हमने कोई भी काम नहीं किया। पूर्व डीएफओ अखिलेश तिवारी द्वारा शुरू किए गए काम, मेरी पोस्टिंग के बाद सिर्फ निगरानी मंत्री और डायरेक्टर को भी काम की नॉलेज थी, मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है। ये तमाम बातें किशन चंद ने कही हैं। तो अपनी सफाई में ये सारी बातें आईएफएस किशन चंद ने कही हैं। हाईकोर्ट से राहत उन्हें नहीं मिली है। वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र, मुश्किलें यहां पर आईएफएस किशन चंद की बढ़ती नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और अब अपनी सफाई भी वो देते नजर आए। अगर देखा जाए तो जो किशन चंद की हैं वो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 3 तारीख तक शॉर्ट काउंटर का समय सरकार और विजिलेंस को जरूर हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन गिरफ्तारी पर कोई भी रोक नहीं लगाई है और ना ही उनको अग्रिम जमानत कोर्ट की ओर से मिला है। हालांकि विजिलेंस अभी के कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि 3 तारीख तक हम या उससे पहले उनको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से किशन चंद ने अब नई सुगबुगाहट छोड़ी है और हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उसमें तमाम चीजों का जिक्र किया है कि जो मोरघट्टी या कॉर्बेट पार्क की ढिगाल कालागढ़ रेंज में जो काम हुए हैं उसमें उनसे जो पहले डीएफओ थे उनके कार्यकाल में ये सारे काम हो चुके थे और इसकी जानकारी तत्कालीन वन मंत्री से लेके जो वहां पर डायरेक्टर हैं उनको भी थी। लेकिन हालांकि जिस तरह के सवाल उठाए हैं इन सवालों पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई आने वाले दिनों में 3 तारीख को होगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि किशन चंद को कभी भी विजिलेंस गिरफ्तार कर सकती है। चीनम, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र बिष्ट, आपने ये तमाम जानकारी दी। डीएफओ अखिलेश तिवारी द्वारा काम शुरू किए गए, ये कहना है आईएफएस किशन चंद का। खुद का बचाव यहां पर करने के लिए ये तमाम बातें उन्होंने कही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्तार अंसारी की ईडी रिमांड का आज 6ठा दिन है और आज भी ईडी के अफसर उनसे पूछताछ करेंगे। आज भी ईडी के अफसर पूछताछ करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ये पूछताछ ईडी के अफसर करेंगे। आज रिमांड का 6ठा दिन है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी रिमांड पर है और आज ईडी की कस्टडी रिमांड का 6ठा दिन है। लगातार ईडी के अफसर मुख्तार अंसारी से तमाम सवाल पूछ रहे हैं और आज जो 6ठा दिन है, मुख्य तौर पर आज जो इसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील रजा, इसके साथ साथ अन्य जो इससे जुड़े किरदार थे, उनसे जो पूछताछ हुई थी उसकी वीडियो क्लिप दिखाकर उसको वेरीफाई किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि आखिर आय से अधिक संपत्ति उसने किस तरह से हासिल की। ये तमाम सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। खासतौर पर जो ईडी का ध्यान है वो इस बात पर भी है कि बांदा जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया था उसका सिम प्रयागराज के लक्ष्मण मार्केट से खरीदा गया था। इस बारे में भी मुख्तार अंसारी से पूछताछ हो रही है और इसके साथ साथ जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा गया तो पूर्वांचल के एक बाहुबली सांसद का भी नाम आया था। उनसे क्या संबंध है, क्या पारिवारिक रिश्ते हैं और क्या लेन देन हुआ है, क्या ट्रांजेक्शन है, इसके बारे में भी ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जांच में कोई ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। तमाम सवालों के जवाब यह कहकर वो टालता है कि वो 17 साल से जेल में बंद है, उसे जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि लगातार मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जा रही है। 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी रिमांड में रहेगा, तब तक ये पूछताछ जारी रहेगी। अब तक की अगर बात करें तो बीते 5 दिनों में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मुख्तार अंसारी से काफी कुछ पूछताछ हो चुकी है। उसने सरकारी जमीनों पर कैसे कब्जा किया, कैसे उसने एफसीआई का गोदाम बनाया और 15 करोड़ रुपए उसके किराए के रूप में लिए, सिर्फ सिंगल बिट क्यों डाली गई और इसके साथ साथ उसकी पत्नी आफता अंसारी जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, वो अब तक अपना बयान दर्ज कराने ईडी दफ्तर क्यों नहीं पहुंची। ऐसे तमाम सवालों की झड़ी ईडी ने लगाई है, लेकिन ज्यादातर सवालों के जवाब हाँ या ना में या फिर ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है मुख्तार अंसारी और ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन ईडी के अफसर लगातार मनी लॉन्ड्रिंग केस में उससे पूछताछ कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद ईडी के अफसरों की तैयारी है इस बात की है कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा सके। कैमरा पर्सन सचिव के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से अगली खबर, ज्ञानवापी मामले से जुड़े केस की सुनवाई आज होगी। ज्ञानवापी सर्वे आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल निगरानी याचिका को लेकर ये सुनवाई हो रही है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। रिवीजन याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए स्थानीय अदालत को सुनवाई का अधिकार नहीं है, बल्कि लखनऊ स्थित वक्फ बोर्ड को है। ऐसे में जो सर्वे का आदेश दिया गया है वो अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। दोपहर 2 बजे इस याचिका पर सुनवाई होनी है। उन्नाव में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें देखकर शोरूम की दूसरी मंजिल में रह रहे लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग से बचाकर 4 सदस्यों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने में जद्दोजहद शुरू की। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से 40 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका जाहिर की गई। वाराणसी से अगली खबर, जमीन विवाद में चले हैं लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। थाना कपसेठी के भीषमपुर सेवापुरी की ये घटना बताई गई है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मारपीट में मां बेटे घायल हुए हैं। गंभीर हालत में BHU ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है मां बेटे दोनों को। उधर लखनऊ में भी सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। मौके से ट्रक समेत ट्रक ड्राइवर भी फरार हो गया। ये देर रात शहीद पथ पर यह हादसा हुआ है। ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने सीएम योगी को मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना दौरे के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से अवगत कराने के लिए सूबे के कई मंत्री विदेश के दौरे पर हैं और अब जो है इसे लेकर जो निवेशक है उन्हें लुभाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। मेरठ की बात करते हैं। पुलिस और गोकशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 3 गोकश घायल हो गए हैं। पुलिस ने तीनों गोकशों को गिरफ्तार करके अस्पताल भेज दिया है। इन आरोपियों के पास से 3 गोवंश, अवैध असलहा, मिनी ट्रक और गोकशी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। थाना सरधना क्षेत्र के बेगमाबाद के जंगल में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों को घायल किया गया। बुलंदशहर में 2 जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर में 2 और खुर्जा में 1 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। बुलंदशहर में बदमाशों से 1 लाख कैश और अवैध हथियार बरामद किया गया। वहीं खुर्जा में पुलिस ने बदमाशों से अवैध असलहा बरामद कर लिया है। खुर्जा नगर में आज पुलिस टीम अपने नियमित गश्त और चेकिंग पे लगी हुई थी, जिसपे कुछ ही देर पहले अकबाल कट पे एक व्यक्ति को आता हुआ देख करके पुलिस ने उसको चेकिंग के लिए जब रोकने पे उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, जिस पे जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी है। उसको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो दिनांक 17/12/2022 को नेहरूपुर में 9 वर्षीय बालिका के ऊपर चाकू से प्रहार किया था। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।